सूत्रधार। आज हम अपनी 76वीं संगोष्ठी कर रहे हैं, जिसका विषय है लोकतंत्र और उसकी मूल्य पराभव। लोकतंत्र में मूल्य पराभव विषय पर हम संगोष्ठी कर रहे हैं। कैबिनेट मिशन प्लान जब आई तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में और एक समिति बनी। उस संविधान सभा उससे बनाई गई और उसके संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन एक संविधान सभा के साथ एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। ज़्यादातर लोग अम्बेडकर बोलते हैं, लेकिन उनका नाम आम्बेडकर है, क्योंकि अम्बेडकर उनके जिस गांव से आती, जो उनके गुरु थे वो अम्बेडकर से थे, तो उससे नाम उनका आम्बेडकर हो गया। और उन्होंने 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन में एक संविधान बनाया, और जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को हमने अधिनिगमित किया और अंगीकृत किया। उसकी प्रस्तावना में जो बातें लिखी हुई हैं, अच्छा, इसमें एक बात मैं जो आपको बता दूं, शायद आपकी जानकारी में ना हो, कि इस संविधान की जो मूल प्रति है वो न तो टाइप्ड की हुई है और ना ही वो प्रिंट की हुई है, वो हाथ से लिखी गई है। सारी की सारी जो कैलीग्राफी के आधार पर उसका निर्माण किया गया है। और दूसरी बात ये है कि उसके हर पृष्ठ पर चित्रकारी की गई है, जो बहुत ही दुर्लभ होती है, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के जो संवाहक रहे हैं, उन सब के चित्र अलग अलग जगह पर दिए गए हैं। हाँ, कैलीग्राफर, हाँ, कैलीग्राफर जो थे वो, मतलब आपने ठीक कहा, वो प्रेम बिहारी जो थे, वो मतलब उसके 6 महीने में उन्होंने, अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में उसे तैयार किया गया था। और इसलिए मतलब ये है कि वो आज इससे हीलियम गैस की, मतलब उसमें संरक्षा में वो जो अपनी संसद की लाइब्रेरी है वहाँ रखी गई है, और वो आज भी सुरक्षित है। हम इस संविधान में जो सबसे पहले ये कहा गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम इसको हमारे लोग, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को अंगीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं और स्वीकार करते हैं, इसमें आत्मार्पित करते हैं। और इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और समता, समानता और समरसता, ये, और इसके बाद में फिर एक संशोधन करके 76वें संशोधन के अंतर्गत इसमें 2 शब्द और जोड़ दिए गए, और उसमें एक तो उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, और इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण शब्द था वो तो धर्मनिरपेक्षता था, और वो उसको जोड़ दिया गया। और उसी के आधार पर अब हम देख रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा, महिमा बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं। लेकिन अब जो हो रहा है पिछले 70-72 सालों में, मतलब जो संविधान के जो मूल्य थे, उन मूल्यों में विघटन आया है। बंद कर देना। संविधान के जो मूल्य थे, जो खास तौर से जैसे व्यक्ति की गरिमा था, मौलिक अधिकार थे, और न्याय की जो बातें की जाती थीं और की जा रही थीं, उसके अंतर्गत मतलब कुछ विघटन भी हुआ है, कुछ मूल्य जो हैं विचलन भी हुआ है, और हम उसे ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली का उसमें पराभव भी हुआ है।
और इसी विषय को लेकर के आज हम इस संगोष्ठी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रारंभिक स्थिति थी लोकतंत्र, जब हमने स्वीकार किया था लोकतंत्र, तो उस समय राज्य 562 रियासतें थीं, अलग अलग उसका शासन प्रशासन अनुशासन था। उसे फिर एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत का अखंड जो भारत था उसका स्वरूप हमारे सामने दिया। और उसके बाद फिर ज़मींदारी और जागीरदारी का भी उन्मूलन हुआ, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और संविधान के इन सारे वर्षों में हमने देखा कि कृषि क्रांति आई, दुग्ध क्रांति भी आई, औद्योगिक क्रांति भी आई, और अब संचार क्रांति, या हम शिक्षा क्रांति, या हम स्वास्थ्य क्रांति की ओर से बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हुआ ये कि राजनीति जो थी पहले सेवा का प्रकल्प था, सेवा का ही उसका लक्ष्य था। तो राजनीति में जो प्रारंभिक दिनों में मतलब 4-5 कहना चाहिए कि चुनावों तक मतलब ये राजनीति जो है वो सेवा का ही भाग बनता रहा, और सेवा के लिए ही लोग आते रहे, और अधिकांश लोग सेवा ही करते थे। लेकिन धीरे धीरे विषयांतर होता चला गया, और नतीजा ये हुआ कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों में जो जनप्रतिनिधि जिनके माध्यम से कि शासन प्रशासन अनुशासन किया जाता है, उनमें उनकी जो चेतना थी वो राष्ट्रहित की जगह व्यक्तिगत हित हो गई। और उन्होंने मतलब ये कि राष्ट्रहित की जगह जहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे इतनी बद से बदतर हो गई कि यहाँ तक लोग कहने लगे कि हमारा लोकतंत्र जो खतरे में है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र नष्ट भी हो गया है। नष्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ खतरे में ज़रूर है। खतरे में क्यों? जैसे मैं आपको बताऊं कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अनैतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अवैध भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है फेंकू, कोई कह रहा है गप्पू, फिर कोई कह रहा है पप्पू, और आरएसएस का पिट्ठू, पीएम माने पनौती, राहु केतु, झूठों का सरदार, मूर्खों का सरदार, जर्सी गाय, और 50 करोड़ की फैशन गर्ल, और इसी तरीके से कांग्रेस की विधवा, आज जैसे शब्दों का प्रयोग बहुलता से होने लगा है, और बेधड़क मतलब होकर के लोग इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और भी अनेक शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जो आमतौर पर हम प्रचलन में देखते हैं, और इससे हमारी जो लोकतंत्र की गरिमा है, महिमा जो है, उसकी अणिमा जो है वो नष्ट होती जा रही है। तो इससे बहस का स्तर गिरा है, और सवाल ये हुआ कि जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में ये कहा गया था कि सदाचार होना चाहिए और भ्रष्टाचार से ऊपर हमें होना चाहिए, और हमें अपने कार्यों में आचरण में भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्ता की बागडोर सौंपते सौंपते हम देख रहे हैं कि जो लोग मतलब ये भ्रष्ट आचरण के लिए घोषित किए जा चुके थे, उन व्यक्तियों को भी अपने ही दल में लेने के बाद में, जैसे गंगोत्री में मतलब स्नान करने के बाद में वो आदमी वो पवित्र हो जाता है, इसी तरीके से आचरण हम देख रहे हैं। अजीत पवार का उदाहरण जो कहा 2-3 दिन पहले ही कहा गया कि 70,000 करोड़ रुपए का मतलब इन्होंने गबन किया है। इसी तरीके से और हेमंत विश्व शर्मा का भी उदाहरण सबके सामने है कि जैसे जैसे जब वो बीजेपी में नहीं थे तो उनके ऊपर ये लांछन लगाया गया था, और यही दावे किए गए थे जो 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कहा न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और अब वो अपने ही दल में घुसा करके उनको खाने की छूट भी दे रहे हैं। और इसलिए अगर हम ये कहें कि वो खा नहीं रहे हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन खाने के लिए उन्होंने मतलब ये दूसरे लोगों को एक तरह से स्वीकृति दे रखी है। तो कानून की दृष्टि से देखा जाए तो हम देखें कि दिल्ली जो आज जो है विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, तो
तो कानून की अवहेलना जहाँ की जा रही है, मतलब हमारे ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मतलब ये कहा है कि भाई ये जो दिल्ली जो है सर्वाधिक मतलब ये प्रदूषित शहर है, और चूंकि मतलब ये कि हमारा दम घुट रहा है इसके अंदर, आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि WHO ने ये कहा है कि दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों की उम्र 10 वर्ष 11 वर्ष खत्म होती जा, मतलब नष्ट होती जा रही है। हाँ, कम वही 10 वर्ष कम होती जा रही है, यही तो कह रहा हूँ, तो होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण जो है, सरकार ये बार बार ये कहा जाता है कि साहब इसके लिए पराली जलाना ही इसका मुख्य कारण है, और पंजाब से जो पराली जलाई जाती है और किसानों, लेकिन किसानों के हित को देखते हुए ये कहा जाता है, तो मतलब ये कि जो सरकारें हैं किसानों के हित के नाम पर मतलब इस पराली को मतलब जलाती जा रही हैं, और हमारे इसमें जो है वो दुष्प्रभाव होता है। यानी NGT तक ने भी इसको मतलब वार्निंग दी है कई बार और चेतावनी दी है, और जस्टिस अरुण ने ये कहा था कि अरे यार, इससे तो अच्छा है तो हम विस्फोटक लगा करके हम सबको मार दो दिल्ली में, काहे के लिए मतलब आप ये सब नाटकबाजी कर रहे हो। लेकिन वो सारी बातें चलती रहीं, और मतलब ये है कि पराली भी जल रही है और प्रदूषण भी हो रहा है, और लोगों के आँखों में जलन भी होती है, और जो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका मुख्य कारण ये है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब का राजनीतिकरण हो गया है, और राजनीतिकरण हो जाने के कारण से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो भ्रष्टाचार में, लाल फीताशाही में, सामंती प्रवृत्तियों में निरंकुशता से चलने लगी हैं। और राजनीति में जो अब सबसे बड़ा इन दिनों जो मतलब बोलबाला है, वो कहा जा रहा है कि वंशवाद और परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये कई शब्द मतलब पिछले 8-9 साल से ज़्यादा मतलब हमारे प्रचलन में आ गए हैं, और उससे ऐसा लगता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है, लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो विघटन में जा रहे हैं। और यही कारण है कि न्यायपालिका से भी जैसे हमारा मन जो है वो अलग हो रहा है। और अभी जस्टिस वाईचूड़ ने कहा कि मतलब आपको न्यायालय में आते वक्त जो डर लगता है वो डर नहीं लगना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डर को मैं ख़त्म कर दूँ और आप निर्भय होकर के मतलब हमारे न्यायपालिका में आइए। अब हम देखें कि ऐसे करीब 200 प्रमुख सेवानिवृत्त मतलब अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और सेवा न्यायाधीशों ने ये एक प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, और उन्होंने कहा कि हमारे देश में संप्रदायवाद और ख़ास तौर से बहुसंख्यकवाद और इसके साथ साथ मतलब ये कि हिंदुत्व की जो मतलब यहाँ ध्वनि आ रही है और गूंज होती चली जा रही है, और ये घोषणा की जा रही है बार बार कि 2047 तक मतलब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, या इस तरह के ही मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ मुसलमानों का यहाँ क्या काम है, ये जाएं और हम हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो इस तरह से मतलब जो कुछ जिहादी आतंकवादी भी हैं, और इसके कारण से हम जो राष्ट्रवाद का जो खतरा है वो हमारे बीच में चल रहा है। और प्रज्ञा ठाकुर जैसे मतलब व्यक्ति भी मौजूद हैं जिन्होंने मतलब ये कि गांधी और गौडसे, गांधी के हत्यारे गौडसे को मंदिर बना करके पूजने की ओर मतलब जो कदम उठाए हैं, वो निस्संदेह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध पड़ते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार ये कहा जाता है, ये कहा गया 2013 में कि हम मतलब विदेशी बैंकों में जो मतलब काला धन पड़ा हुआ है हम उसे लाएंगे, और आज स्थिति ये हो गई करीब 400 लाख करोड़ मतलब करोड़ मतलब जो हैं वो अभी विदेशी बैंकों में मौजूद हैं, और उन्हें लाने की बजाय इसके कि वो मतलब उसको कम करते, वो और बढ़ता चला गया है। और इसके साथ साथ वो मतलब करीब ऐसे लोग हैं कि जिन्हें मतलब पकड़ तो लिया गया है, आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है, लेकिन वो पैसा लाया नहीं गया है। फिर ये भी कहा गया, इस झूठ के बराबर भी कोई नहीं मान सकता कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन वो 2 करोड़ रोज़गार भी नहीं आए हैं।
और चुनाव में सबसे आखिरी बात ये है कि जाति का, धर्म का, लिंग का, यानी ख़ास तौर से जातीय व्यवस्था में मतलब ये लोग कह रहे हैं कि भाई जाट कह रहे हैं हमारा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, गुर्जर कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ब्राह्मण कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। और स्थिति ये हो गई है कि एक समय मतलब भारतवर्ष में अधिकांश जो मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री और दूसरे और अन्य केंद्रीय मंत्री भी वो ब्राह्मण मंत्री होते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब वहाँ पर केंद्रीय मंत्रालय में भी आप देखेंगे कि ब्राह्मणों की क्षमता न्यून हो गई है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो लोग मतलब ये कि बार बार तुष्टिकरण करते हैं, उन्होंने मतलब अपने संसद में और दूसरी जगह भी उन्होंने एक भी आदमी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। और सदबा वो कहते हैं हमारा तो मतलब जो है सारा जो आई, और वो जो बार बार मतलब ये कहते हैं कि साहब हम जो है मतलब सबका साथ लेकर के चल रहे हैं, तो वो ऐसी स्थितियों में जो हमारे मूल्यों का जो पराभव हो रहा है उसके संबंध में हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है और हमें विश्वास है कि इस पर हम आगे खुली चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपको। आज जो पराभव राजनीति में मूल्यों के पराभव की बात हो रही है, हम अगर दृष्टिपात करें तो हमारा गांधी जी ने भी कहा था और हम सब जानते हैं कि हम भारत में हर जगह राम राज्य की बात करते हैं और राम राज्य हमारा आइडियल रहा है। राम राज्य क्या था कि भाई सारी जनता संतुष्ट थी, राजा जो है वो प्रजा के हिसाब से काम करता था, प्रजा के लिए काम करता था और उनको शिकायतों का मौका नहीं देता था। कोई शिकायत होती थी तो एक एक आदमी की शिकायत भी सुनी जाती थी और उसको जो है प्रेशर दिया जाता था उसकी बात को कि भाई तुम्हारी बात पे कितना था, मतलब उसको संतुष्ट किया जाता था। ये राम राज्य की। और राम राज्य तो हमेशा नहीं रह सकता क्योंकि एक ही आदमी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद कुछ समय तक चला होगा वो निश्चित रूप से, लेकिन बाद में फिर इसका भी पराभव हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत जो है अछूता रहा इस तरह के राज्य से। आपका गुप्त साम्राज्य बहुत सक्सेसफुल था, मौर्य साम्राज्य कुछ पीढ़ियों तक अच्छा था और इसके बाद आया विक्रमादित्य का पीरियड, जो इसका इतिहास तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिसके विक्रम संवत जिसके आधार पे चल रहा है, उसके दरबार में ऐसे नौरत्न थे जिनको हम आज भी जो है मानते हैं कि वो परम विद्वान थे और वो उस समय जो है उसने शक और हूणों दोनों को पराजित करके और देश से उनको निर्मूल कर दिया था। उसमें हूणों को निर्मूल करने में हालांकि समुद्रगुप्त का भी बहुत बड़ा हाथ था निश्चित रूप से, लेकिन शकों को पूरी तरह से पराजित करके विक्रमादित्य कुर्सी पर आया था। और देखो आप त्याग की गरिमा देखो उस हाथ की कि उस आदमी को पहले उसके ही भाई ने घर वहाँ से शासन से निकाल दिया था अपनी मिसेज के कहने पर, उसकी पत्नी के कहने पर कि उसको मतलब वो पत्नी उससे कुछ चाहती होगी, कुछ भी चाहती होगी, लेकिन उसको राज्य से निकाल दिया। लेकिन बाद में जब उसको हुआ कि मैंने तो इसके साथ अन्याय किया, विक्रमादित्य चुपचाप बाहर चला गया। देखिए आप, वो उसने ये नहीं कहा कि मेरे को क्यों भेजा जा रहा है राज्य से बाहर। ये त्याग की पराकाष्ठा थी, वैसी ही जैसी भरत और राम के बीच में हुई थी। और उसके बाद उसी ने उसको बुलाया, अपना राज्य दिया और खुद ने संन्यास ले लिया। और विक्रमादित्य आप सब जानते हैं इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके टाइम में भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाया उसके टाइम से। लेकिन समय तो बदलता है। उसके बाद जो है हमारे राजा जो है छोटे छोटे राज्यों में बंटने लग गए और खुद जो है किसी के अंडर में रहना उनको जो है ऐसा लगता था कि हम तो किसी के अंडर में नहीं है, हम तो खुद ही सशक्त हैं। और इसने भारत को छोटे छोटे भागों में बांट दिया। इसका फ़ायदा इन्वेडर्स ने उठाया और हमारे को जो है 1000 साल तक, 800-900 साल तक गुलाम रखा। इसका इतिहास आप सब जानते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे जब आज़ादी मिली हमको, तो जब हमारे को आज़ादी मिली तो उस समय भी जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो अनप्लेजेंट थी, लेकिन उनको इस समय जो है उछालना बेकार है क्योंकि उस समय की सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी कि उनको बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। हर सर्कमस्टेंसेस में कुछ गलत और कुछ अच्छी चीज़ें होती है, हुई कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब आपने जैसा कहा कि संविधान बनाया गया, अब देखिए मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा जो है, संविधान किसने बनाया? वो मनुष्यों ने ही बनाया। और मनुष्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष थे, ठीक है, और डॉक्टर आम्बेडकर ने ही बनाया। अब आम्बेडकर को आप देखो, जीवन भर उस आदमी ने इतना मतलब अपमान सहा और इस हिंदू कम्युनिटी से उसको कोई अंदर भी क्लासरूम में भी नहीं बैठा। वो तो उनकी अपनी प्रतिभा थी जिसके कारण जो है वो उस मुकाम पे पहुंच गए। अदरवाइज आम्बेडकर तो कोई चाहता ही नहीं था कि वो आगे बढ़े, क्योंकि
उनको जो है निरंतर जो है उनको कोसा गया, उनको जो है मतलब उनको नीचा दिखाया गया और पूरी क्या नहीं किया गया उनके साथ सलूक। लेकिन उसके बाद वो उनकी प्रतिभा थी जिससे वो वहाँ पहुँचे, जिससे हम आज भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अब वो तो थे तो इंसान ही ना, इंसान थे तो जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने उन सब चीज़ों का निराकरण करने की सोची कि मैं संविधान में उन सब चीज़ों का निराकरण करूं जिसके कारण ये देश में भेदभाव होता रहा है मेरे साथ। और उन्होंने कई चीज़ें उसके अंदर जोड़ी, और ये सिर्फ दलित समाज या छूआछूत की वजह से जो समाज दूसरा था उनको लेकर के नहीं बनाया, उन्होंने सारे जितने भी उसमें धर्म भी उसके अंदर जोड़ दिए कि भाई हिंदुओं का जो है हिंदू लॉ बन गया, बाद में मुसलमानों के लिए मोमडन लॉ बन गया। और सवाल ये है कि हमारा एक देश था, हमारे को एक नियम चाहिए थे, वो नहीं बने। और सबसे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रही कि हमारे को सबसे ज़्यादा उस समय किस चीज़ की नीतियों की जरूरत होती है। किसी भी देश को बढ़ने के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको नीति निर्देशक तत्वों में डाल करके और इस देश को बहुत पीछे धकेल दिया और इसको कहा भाई ठीक है धीरे धीरे जब सर्कमस्टेंसेस आएगी हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन उनको अगर वो शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्होंने ठीक है हम लड़खड़ा के पार करेंगे, लेकिन हमारे को ये अचीव करना है कि लोगों को शिक्षा अच्छी मिले और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर पूरा भारत का भविष्य निर्भर करता है। और हुआ ये कि अगले 30-40 साल तक भारत जो है इतना गरीब और इतना जो है अनपढ़ रहा कि उसके अंदर बहुत मुश्किल से ही जो है लोग उस समय पढ़ा। आज भी वास्तव में देखा जाए तो मैं सही कह रहा हूँ आपको 50-60% आज भी विचार नहीं आने के ऐसा अनपढ़ ही मानता हूँ मैं उनको, क्योंकि जो आदमी स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर सकता वो अनपढ़ ही मानता हूँ उसको। तो इसलिए जो है आज भी देश की इतनी हालत है कि हम ऐसे लोगों को गांव में जो बैठते हैं वो पॉलिटिकली आप उनको इसलिए कह दो बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, वो तो एक उनके आपस की उसकी बात है, किसको क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी राजनीति में ये और सब राजनीति के पराभव के कारण हुआ और उन्होंने जो है अब इतना अपने आप को कर लिया कि हर गाँव में पॉलिटिक्स में तो सबसे आगे मिलेंगे, लेकिन उनको जो अच्छे विचार है, उनके जो संस्कृति है, वो संस्कृति उन्होंने भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया उन्होंने एक हद तक। ये अलग बात है कि भारतीय संस्कृति का वो हमारे गाँवों के कारण हम जिंदा भी मानते हैं, लेकिन गाँव में आप स्थित वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर मेरे 4.5 साल तक रहा गाँव में, वहाँ पर भारतीय संस्कृति क्या, वहाँ पर लोगों को धोखा देने की प्रवृत्ति बहुत है, वहाँ पर लोगों को काम नहीं करने की प्रवृत्ति बहुत है। बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं वहाँ पर। 80% लोग जो है दिन भर चाय पियेंगे, बस सुबह शाम खेत पे चले जाएंगे, ये करेंगे भाई हमारे लिए तो ठीक है। अब वो गरीब नहीं रहेंगे तो क्या होंगे, उनको जो टाइम है काम करने का वो काम करते नहीं है, फिर खेतों में निर्भर रहते हैं। बरसात आ गई तो कहते हैं साहब हम तो जो है हम तो गरीब हैं, हम तो मारे गए, हम क्या करें। वो अब काम करना पसंद ही नहीं करते वहाँ पर। और 4.5 साल मैंने आंखों से देखता रहा और उनको जो है मैंने सैकड़ों उनको जो है लोन दिए वहाँ पर, लेकिन मुश्किल से 1-2% लोन चुकाने की बात की। उस जमाने में तो लोन माफ़ी भी नहीं होती थी, माफ़ करना, उस जमाने में लोन माफ़ी की भी बात नहीं हुई थी। लेकिन मुश्किल से मेरी ब्रांच की जो है 8-9% की रिकवरी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। 8-9% भी वो थे जिनको मैं प्राइवेट सेक्टर में मैंने 4 साल में कम से कम 400-500 लोन दिए, क्योंकि मेरा जो बेसिक काम था वहाँ पर लोन देना था गरीब लोगों को, और मैंने सबको दिया। और मेरे को ये काम नहीं करना है। बैंक ने मेरे को जो है कहा तुमको अपना काम अनवरत करते जाना है, तुम ये मत सोचो, क्योंकि हमारे को जो है जो देश में सरकार है हमारी वो इस चीज़ को जो है कहती है लोगों को जो है कुछ नहीं आएगा हम देखेंगे, लेकिन तुमको लोन देना है। हाँ मैं विषय पे आ रहा हूँ। तो आप देखिए कि उस चीज़ से जो है वहाँ पर वो नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में जो है उस चीज़ को नहीं रिकवर करने के लिए सरकारों ने ये काम किया कि उनको जो है ठीक है हम तुम्हारे को लोन माफ़ कर देंगे, और ये सब हर बार होने लगा। आप देखिए किसी भी लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के ऊपर शासन करना है। लेकिन हमारा क्या लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र है? सबसे पहले तो हम ये देखें, लोकतंत्र का मतलब यह है कि 100 लोगों की स्वीकृति होनी चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर नीति। और राजनीति क्या होती है? राजनीति वही जो शासन करने के लिए जो नीति सामान्य जनों के लिए बनाई जाती है, जिसके अंदर सबके ऊपर वो समान रूप से लागू हो, तो उसको अब राजनीति कहते हैं वास्तव में। अब जिस रूप में हमारे यहाँ राजनीति चल रही है वो तो पहले ही वो अपने आप में जो है क्या कहते हैं पैरालाइज्ड है। हमारे यहाँ तो नीतियाँ ही पैरालाइज बन रही हैं, तो फिर हम उसके ये कैसे देखें कि हमारे लोकतंत्र जो है पूरी तरह जिंदा है। और आप देखिए 100 में से हम आज वोटिंग होता है, लोकतंत्र में वोटिंग होती है चुनने के लिए,
और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 में से 60 लोग जाते हैं वोट देने के लिए, और 60 में से 4 पार्टियां हैं, 10 पार्टियां हैं, जो भी हैं, उनमें से किसी को मान लिया 35 को हाईएस्ट मिले तो वो आदमी जो है वहां का किंग बन जाता है, और 35 आदमियों के लिए वो नीति बनाता है, तो 65 आदमी उन नीतियों से जो है वो वंचित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो आदमी वो जानता है कि मेरे को इन लोगों ने जिताया है तो मैं तो इनके लिए काम करना है, और जब ऐसी नीतियां बनेगी तो राजनीति में मूल्यों का पराभव तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए कि जितने भी लोग हैं ऐसे ऐसे चुने हुए, वो सब जो है सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरे को किससे बदला लेना है, किससे नहीं लेना है, किसने मेरे लिए क्या किया है, किसी ने क्या नहीं किया है। और आप देखिए कि वो उसके ऊपर उस सिद्धांत पर चल करके आज हम जिस सिद्धांत बोल रहे हैं कि आप देखो जितने भी नेता खड़े हुए हैं उनमें से किसी का साथ तो ये आता है, कोई एमएलए की डेफिनेशन नहीं जानता, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई जो है किसी ने मैट्रिक किया हुआ है। और आप देखिए कि उनमें से वैचारिक क्षमता किसी में नहीं है। वो सिर्फ एक ही पार्टियां उसको एक ही चीज़ पे देती है, ये अपना कि वो वोट जीता हुआ है, मतलब वोट लाऊ है, वो आदमी वोट केचू है, उसकी एक ही क्षमता है बस, और कोई क्षमता नहीं है। वो कहते हैं तू बैठ जाना वहाँ जाकर के, हमारे को तो है एक ऐसा आदमी जीतते चाहिए जो हमारे को वोट लग के दे, फिर वो चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, एक कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि और ऐसे में जो लोग आते हैं वो क्या काम करेंगे, फिर वो तो जो है भ्रष्टाचार करेंगे यहाँ आकर के, और आप नीतियाँ भी ऐसी बनाते हैं कि वो जो है सब पे लागू भी नहीं होती, और कोई भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि उनको मालूम है बहुत पैसा खर्च करके आए तो पैसा निकालना है उनको। लोगों को जो है वो अपने लोगों को जो है वहाँ बिठा देते हैं, अपने लोगों से जो है वो खींचने की कोशिश करते हैं, फिर हर एक से पैसा खींचने, जिसके पास पैसा जाता है ठेकेदारी से पैसा खींचने की कोशिश करते हैं, खनन से पैसा खींचने को, जहाँ जिसको मौका मिलता है। तो अब राजनीति में अवमूल्यन नहीं होगा तो क्या होगा? जहाँ ऐसे लोग आएंगे जो राजनीति को अपनी वो क्या कहते हैं वेश्या मानते हैं, वो तो ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दामोदर चुनाव इंद्र कुमार बंसाली। एक चीज और बोल दूं साहब, मैं एक चीज से समाप्त करना चाहूंगा खाली, कि आज जो राजनीति का अर्थ रह गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस और समरथ को नहीं दोष घुसाई, यही मेरे को कहना है बस। नमस्कार सभी को। आज का विषय जो शुरू में बताया गया था वो था राजनीति में मूल्यों का प्रभाव। तो राजनीति का उदय कब हुआ? राजनीति का उदय हुआ जब जो है मानव समाज समूह में रहना शुरू किया। समूह में रहने में यह है कि नेचर ने जो बनाया लोगों को, उसमें डिफरेंस है, शक्ति में भी डिफरेंस है, बुद्धि में भी डिफरेंस है, सब चीज़ें। पर जब समूह एक हो गया तो समूह को कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए ऐसा जो कि उसमें एक डिसिप्लिन ला सके, उसका जो वेलफेयर कर सके। तो इस उद्देश्य से एक राजनीति, एक आदमी को या जो भी एक समूह को नियुक्त किया गया, वहाँ से राजनीति शुरू होती है। और वो राजनीति धीरे धीरे जो जो समूह बढ़ता गया, कबीला या गांव, शहर, कस्बा, मोहल्ला, देश और सभी, तो उसी हिसाब से ये राजनीति बढ़ती गई। तो राजनीति का उदय तो यह है। अब ये जब राजनीति का उदय बढ़ता गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिद्धांत भी बनते गए, और वो सिद्धांत बने थे सब उस समूह के हित के लिए। और समूह का हित जो जो बढ़ता गया, उसका जीवन स्तर बढ़ता गया, तो उसकी जो है स्कोप भी बढ़ता गया, आवश्यकता भी बढ़ती गई। पहले जो आवश्यकता थी वह सुरक्षा और खाना था, उसके बाद में शिक्षा भी आई, स्वास्थ्य भी आया, और फिर जो इंडस्ट्री बढ़ी है उनकी, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट होने के लिए राजनीति भी बढ़ती गई, और उसके अंदर मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ते गए। अब होता क्या है साहब कि मूल्यों में गिरावट का शुरुआत कैसे होती है? जब एक समूह राजनीति पे है और दूसरा उससे वंचित है, तो जो वंचित समुदाय होता है वो आदर्शवादी होता है, उसके सब आदर्श होते हैं, हर तरह के आदर्श है वह उस समाज के होते हैं जो अदरवाइज उससे वंचित है। अब जो आदमी जिसमें रूलर है या जो अथॉरिटी पे है, उसका हो सकता है वो पहले अथॉरिटी में नहीं था, तब उसके सिद्धांत और सब चीज़ें थी जो मूल्य थे,
पर जो ही वो अथॉरिटी में आता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो सिद्धांत थे पहले अथॉरिटी में नहीं थे, उस सिद्धांतों में से थोड़ा थोड़ा वो कंप्रोमाइज़ करना शुरू करता है। उस कंप्रोमाइज़ के साथ साथ में उसके साथ में वेस्टेज इंटरेस्ट जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। और उनको में पहले जो लोग बाग वेस्टेज इंटरेस्ट के लोग बाग होते हैं वो उसके नज़दीकी लोग बाग होते हैं। नज़दीकी लोग बाग होने के कारण से वो उनके वेस्टेज इंटरेस्ट को नकारता नहीं है, अपोज नहीं करता है, तो वह बीजारोपण हो जाता है एक करप्शन का। जो अपने अगर इसमें देखें हिंदुस्तान की बात में, तो स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस अपोजिशन में थी, मतलब रूलर नहीं थी, रूलर का अपोज करते तो उसके सब आदर्श थे। जब स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस रूलर बनी तो धीरे धीरे शुरुआत तो उसकी वही आदर्शों की पालना से हुई, पर धीरे धीरे एक एग्जाम्पल आता है प्रताप सिंह केरो का, जो हमारे नोटिस के हिसाब से फर्स्ट केस जो आता है करप्शन का पब्लिक में वो प्रताप सिंह केरो का आता है, जिसको कि नेहरू जी ने सपोर्ट किया या उसको पे एक्शन नहीं लिया और वहाँ से वो बीजारोपण होता है और वही बीजारोपण धीरे 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 बढ़ते। तो ये एक साइकोलॉजी है अधिकार और वंचित की। अब ज्यों ज्यों कांग्रेस की सरकार बढ़ती गई तो ये जो दोष है दोष बढ़ते गए, और ये होता है सब जगह होता है। उधर अपने दूसरा ग्रुप था जिसमें मोस्टली जो कम्युनिस्ट और जनसंघ और ये थे, उनके आदर्श थे, अपने उन आदर्शों की बात करते थे। अब जब आदर्श उनको मौका मिला, तो आप इतिहास देख लीजिए, जब कम्युनिस्टों को मौका मिला बंगाल में तो धीरे धीरे उनको वही दोष आने लगे और बर्बाद हो गया पूरे इंडस्ट्रीज। उधर जो है पहला मौका जो केंद्र में मिला जनता पार्टी के रूप के अंदर, उसके अंदर एक सिद्धांतिक आदमी थे मोरारजी देसाई, तो उन्होंने समझौता नहीं किया तो वह 2-2.5 साल के अंदर चलते बने, उनकी सरकार हटा गई। और उसके बाद के अंदर शुरुआत हुई तो आप देखिए चरण सिंह, चंद्रशेखर और बाकी के थे, उन्होंने सबने सिद्धांतों से वो किया समझौता, वो चले नहीं। बाद के अंदर जो सरकार आई, जो अभी आप 10 साल की पहले की बात कर रहे हैं, तो उस सरकार के पीछे जो ओपोजिशन बना अब वो बना कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो शुरुआत थी जब वो रूलर थे उस टाइम में उनके सिद्धांत बहुत अच्छे थे, क्योंकि उस टाइम में रूलर नहीं थे। अब रूलर आ गई आपकी बीजेपी और ओपोजिशन मैन हो गया कांग्रेस। अब कांग्रेस का जो स्टैंड था, जो बेस था इस टाइम में, जो 10 साल पहले का बेस, वो करप्शन का था। तो दूसरा जो भी रूलर आया उसके लिए वो उस बेस तक आने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उस बेस से वो ऊपर गया, और ऊपर गया तो दूसरा आदमी जो है ओपोजिशन में है वो बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो नतीजा हमेशा आप देखिए, ये कहेगा कि कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस के राज में ये होता, कांग्रेस। तो उसकी जो तुलना की जाती है वो तुलना उससे की जाती है जो इस टाइम में रूलर नहीं है, ओपोजिशन में है, पर उसका चरित्र क्या था। वो चरित्र जो रूलर है उसके लिए बेस बन जाता है और उससे ऊपर ही वह जाके जितने भी मूल्यों के जो प्रभाव होता है वो उससे ज़्यादा ही होता है। और ये चीज़ चलती रहेगी, ये चलती रहती है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, नेचर की साइकोलॉजी है। और उसके बाद में जो पब्लिक है वह इतना कष्टदायक उसकी स्थिति हो जाती है कि वो रिवोल्ट करती है और वो चीज़ फिर वापस नए सिरे से वही सिद्धांत के रूप में शुरू होती है। ये एक साइकिल चलती रहती है, ये इसका एक निचोड़ है। जनता के आचरण में पराभव देख रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है राजनीति में। तो राजनीति अछूती नहीं है, जो जनता का जो टोटल मानस है या आचरण है उसको देखते हुए उसके अनुसार ही चल रही है। और ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा पैदा हो रहा है वो धर्म और जाति के कारण हो रहा है। आज जो भी बात करेगा धर्म और जाति की करेगा। अदर डे
मेरे ये घर पे पर्ची बांटने आए तो लोगों ने कहा कि साहब जवाहर नगर को बचा लो। क्यों, क्या हुआ? कि 2 लोगों ने है ना मकान खरीद लिए। और तो मैंने कहा क्या हुआ, ये तो अच्छा है, और हजारों साल से अपन रहते आए हैं और भाईचारे से रहते आए हैं और रिश्ते नाते हैं। मेरे को भांजा समझते हैं, कोई अंकल समझते हैं, कोई भाई समझते हैं, तो ये कहाँ से आ गया? और ये टोटल डिग्रेडेशन ये अभी जो 8-10 साल में ही हुआ है। उससे पहले तो ये जो विश्वमन हो रहा है या विषाक्त वातावरण हो रहा है वो पहले नहीं था। तो ये आप कोई भी लॉजिक ले सकते हैं कि इसका कारण क्या है। तो ये नैतिक मूल्यों का ह्रास है और जनसाधारण में ये कोई भावना ही नहीं रहेगी कि जनता की बात करें या समाज की बात करें, वो अपने बंदों की बात करेंगे। आज जो बलशाली होता है वो जीतता है और हमारे जैसा कोई खड़ा भी होने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो पावरफुल हैं, धनवान हैं और मुसलमान हैं, वही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पे अच्छी विवेचना हो और ये जो अपन इतना डिस्कशन करते हैं उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट होना चाहिए है। ये मीडिया के माध्यम से या सरकार के माध्यम से या लोगों के माध्यम से, अदरवाइज़ ये जो चर्चा हो रही है इतनी ज़बरदस्त, वो यहीं रह जाती है। तो इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जैसा अभी कह रहे थे कि ये शायद इसकी जो है इसको समाप्त करना कठिन है। वास्तविक स्थिति तो यही है, क्योंकि जैसा हमारे लोगों ने पहले भी कहा, हमारा संविधान जब बना तो उसमें ये कह दिया गया कि सभी को समान होंगे, समानता होगी, एक सभी के साथ एक जैसा धर्मनिरपेक्ष होंगे। लेकिन संविधान के बाद जो है पहले तो बहुत ज्यादतियाँ हुई होंगी, बहुत कई तरह के मतभेद रहे होंगे, लेकिन हुआ क्या, स्वतंत्रता का जो हमारा संविधान बना उसके बाद ही आप भी सरकारों में रहे, हम भी रहे, कहीं कॉलेज स्कूल में कहीं दाखिला लेना चाहें तो वहाँ धर्म पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है। जबकि ये बातें जब समापन करने की बात की जा रही थी तो ऐसे बाद में भी ऐसे कोई कानून नहीं बनने चाहिए थे जो किसी धर्म विशेष के लिए होते, जाति विशेष के लिए होते। लेकिन होते होते हमारी जो पार्टियां थीं, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसकी ये कमी है कि हम वोट के अधिकार पर शासन करते हैं और शासन ही सभी चीज़ों का ध्रुवीकरण है। उसी में धन है, उसी में सत्ता है और उसी के अनुसार समाज को चलना पड़ता है। चाहे हम 20% से बने, चाहे 30 से बने, 50 से ऊपर तो लोकतंत्र लगभग है ही कम है। तो ये इस दशा में जब हमें वोट लेने हैं तो किससे लेंगे? अपने लोगों से। तो अपने लोगों को बेनिफिट देने पड़ेंगे, ये मजबूरी है। और इस कारण जब भी कहीं सरकार बनती है, हम इलेक्शन में जाते हैं, तो जो ये आ गई कि वंशवाद की बात आ गई या धनवाल वाले लोग आ गए, जब बहुत से लोग जो कि क्रिमिनल हैं वो सत्ता में आ गए, क्योंकि इन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है, धन भी मिलता है, सत्ता भी आती है, क्रिमिनल काम भी हमारे होते हैं। तो इसको हम किस तरह बढ़ाएं? तो इसके लिए हमें अपने लोगों को से वोट लेने पड़ते हैं और वोट लेंगे तो उनका काम करना पड़ता है। तो इस तरह अभिमूल्यन तो होगा ही, चाहे हम बोलें ना बोलें। लेकिन हो क्या रहा है, सभाओं में ये शब्द ऐसे ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो होता क्या, वोट मिलते कैसे हैं? वोट मिलते उन लोगों को हैं जो ऐसे शब्द प्रयोग करें। आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं और जानबूझ के शब्द बोले जाते हैं और जानबूझ के इनके अर्थ निकलते हैं और समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें फिर जो है कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाती है कि ध्रुवीकरण हो। और ध्रुवीकरण जो है वो आज आप देख ही रहे हैं कि अवमूल्यन की ओर जा रहा है।
और ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हमें वोट ही तब मिलेंगे। हम सही तरह से, कोई जेंटलमैन की तरह जो है अगर कहीं खड़ा हो जाता है तो उसको कोई वोट देने को राजी नहीं, क्योंकि वो उसको तो गर्मा गर्म मसाला चाहिए, या मुझे क्या बेनिफिट है। जो भी हमारे से वोट आता है हम यही पूछते हैं, हाँ भाई मुझे क्या लाभ देगा। तो ये जो आज हमारी दशा है, ये लोकतंत्र की कमी भी है। वो लोकतंत्र मूर्खों का राज्य, ये राजनीति शास्त्र में कह दिया गया है कि मेजॉरिटी इसमें वो हो ही नहीं सकती, वहाँ बहुत सोच समझ हो। तो इस तरह यह अवमूल्यन होता जाएगा। काल ऐसा चल रहा है, हमारे इस तरह के वातावरण है, तो इस तरह ये अवमूल्यन को दूर करने के लिए आप विचार करें, शायद कोई रास्ता मिले तो बहुत बढ़िया, अन्यथा ये गतियाँ जो हैं ये बढ़ती जाएंगी। देखिए साहब, लोकतंत्र और उसमें मूल्यों का पराभव पे अपनी चर्चा है। तो मूल्य समाज के हैं, और किसी भी कोई भी संस्था है, चाहे समाज है, चाहे कोई भी दर्शन है, उसके एक अपने अपने मूल्य हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में आज स्थिति ये है कि लोक कहने को तो लोक है, लेकिन रह गया उसमें केवल तंत्र है, और तंत्र में किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप दृष्टिपात करेंगे तो ये पाएंगे कि लोकतंत्र के नाम पे चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की तरफ आप देख लीजिए, वहाँ आज भी वंश है, या उसके कौन से मूल्य हैं, या तो उस वंश से आ रहा है, या उस एक, मैं ये कहूँगा कि एक चौकड़ी जो उसके ऊपर शीर्ष पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके इर्द गिर्द सत्ता घूमनी चाहिए, यही उनका ध्येय रहता है। उनका कोई ऐसे नहीं है कि समाज में मूल्य है भाईचारा, सौहार्द, शांति, प्रकृति की रक्षा, ये मूल्य तो कहीं दूर तक ही नजर नहीं आते। उनका ये है कि सत्ता के इर्द गिर्द किस तरीके से रहेंगे, और जब जब सत्ता परिवर्तन कहीं भी हुआ है तो अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन ये बात है, सत्ता के दलाल कभी नहीं बदले। सत्ता की कार्य पद्धति, शीर्ष पे बैठे हुए कुछ मुखौटे बदल गए, लेकिन सत्ता के दलाल वही लोग रहते हैं, और वही उस मूल्यों की अधोपतन हो रहा है या पतन हो रहा है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदार इसलिए है कि जो आप बता ही रहे थे कि साहब जातिवाद, अब जाति के ऊपर सब कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर ही वोट मांगता है। जाति के आधार पर वो ऐसे ऐसे एकाट्य तर्क देता है कि वो समाज तो पीछे हो गया, राष्ट्र भी पीछे हो गया, और उसको अपने तंत्र में आने के लिए अपनी जाति के नाम पे वो वोट मांग रहा है। जनता इसको नकारती भी है, ऐसा नहीं है। और सबसे दुख की बात एक जो मेरे दृष्टिकोण गलत हो सकता है कि जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग जो अपने आप को कहते हैं, जैसे हम सब भी अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, लेकिन आप व्यवहार में देखिए साहब, बुद्धिजीवी जो कॉमन सेंस की जिसकी बात करते हैं, हम कॉमन सेंस कहते हैं ना, कॉमन सेंस नहीं है उसमें साहब। कॉमन सेंस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है रखना, और जिस आदमी के पास कॉमन सेंस है ना, वो उसको या तो सोचता है कि मैं ये शब्द निकालता हूं तो इसके क्या मायने निकलेंगे, मेरा क्या भविष्य होगा। तो जो जितने सो कॉल्ड बुद्धिवान लोग हैं वो उसको स्वार्थ से बाहर नहीं निकल पा रहे, माफ करना। और हम जो मतदाता है, जिसको कह सकते हैं गंवार है, ग्रामीण है, अशिक्षित है, वो शायद हमसे ज़्यादा लोकतंत्र में विश्वास करता है। चाहे आप 77 में देखिए, जब इमरजेंसी के बाद ये आया कि ऐसा हुआ, ये आपातकाल लग गया और पता नहीं मूल अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाई, क्या क्या जो हमारे एक अभी भी कहते हैं कि साहब ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी वो सत्ता परिवर्तन किसने किया था? आम मतदाता ने किया था। और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि एक आम मतदाता का कॉमन सेंस क्या है, कि एरोगेंस और जो केंद्रीकरण है उसको नकारा गया था। वो बात किसी राजनीतिक दल की नहीं थी। आज भी वही हो रहा है, सारा एक केंद्रीकरण हो रहा है शक्तियों का। उसको नाम दे दिया फेडरल कैरेक्टर में कि सूडो फेडरल, पहले सूडो फेडरल थे, अब हम फेडरल आए। लेकिन वो फेडरल ऐसे आए कि वो ये चाह रहे हैं कि ऊपर से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और फिर नीचे विधानसभाओं के मुख्यमंत्री,
सारे एक पर्टिकुलर समूह के लोग ही आए, तो फेडरल कहाँ रहा? तो जो शीर्ष नेता बोलते हैं उसके ऊपर हमने चिंतन करना छोड़ दिया। पार्टी के नाम पे, जाति तो बाद में आ गई, पार्टी के नाम पे ही चिंतन नहीं है। किसी भी दल में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, और इसके कारण ही लोकतंत्र की मूल्य हैं वो चले गए। अभी आप देखिए कि एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने भी देखा था कि केंद्र में मंत्री था जो ट्रैक्टर से रौंद दिया, पार्टी के नाम पे उसको पूरे प्रोटेक्शन मिला, और हो सकता है वो जनमत में दोबारा आ जाए, उसकी बात नहीं हो रही। तो हम धर्म के नाम पे ये तो उसको कवर अप करने के लिए काम में लेते हैं, धर्म को, जाति को, संगठन को, लेकिन चाहते तो हम यही हैं कि मूल्य कोई नहीं, सत्ता में आ जाए, ये मूल्य है सबसे बड़ा। ये दुर्भाग्य है, और इसमें बुद्धिजीवियों का योगदान चुप रह कर ज़्यादा है, मैं ये कह सकता हूँ। या तो हम सक्रिय हों, तो ना तो हम सक्रिय हो रहे, और हम चुप रह के मतलब किससे आशंकित है? अपना कौन सी प्रतिष्ठा बचेगी आपकी जब राष्ट्र की सामान्य मूल्य ही नहीं रहेंगे? तो कौन सा धर्म और कौन सी उसकी रक्षा कर रहे हैं हम? कहने की बात है हम नागरिक अधिकारों की रक्षा करें। नागरिक अधिकार तो मूल अधिकार है जो एक कॉमन मैन के, वही अधिकार है, उसके बाहर मंडरा रहे हैं, और हम अपनी उम्मीदों को पिटोरा लेके और ये सोचते हैं कि मेरी मर्यादा तो बनी रहे, बाकी मर्यादा की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। सामूहिक मर्यादा और व्यक्तिगत मर्यादा जब एक नहीं होंगी तब तक ये मूल्यों में पराभव होता रहेगा। मेरी चिंता शायद लोकतंत्र के और संविधान के मूल्यों की रक्षा को लेकर ज़्यादा है कि लोकतंत्र के जो भी मूल्य हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं, और मोटे मोटे रूप से कि यूनियन ऑफ स्टेट हैं हम, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, तमाम जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, दीज आर द वैल्यूज जिसकी रक्षा जो है किसी भी सरकार को और नागरिकों को करनी चाहिए। वोटिंग का हमारा जो भी सिस्टम है हमेशा से ऐसा ही है, और जनता भी वोट जैसे डालती रही है वैसे ही अब भी डालती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है, ऐसा मेरा मानना है। पर जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने का दायित्व सरकारों पर है वो पिछले 8-10 साल से नष्ट होता जा रहा है। जैसे यूनियन ऑफ स्टेट हैं हम, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, पूरी कोशिश हो रही है कि इसको एक तरह से अमेरिका जैसे राष्ट्रपति पद्धति बना दी जाए और स्टेट्स को जितना कमज़ोर किया जा सके कमज़ोर कर दिया जाए। तो वो लगातार मतलब कोशिश जो है एक छत्र साम्राज्य जैसी होती जा रही है इतने छोटे छोटे निर्णयों में। अब ये जीएसटी है, जीएसटी ने स्टेट्स को इस कदर कमज़ोर किया है, लोगों को पता तक नहीं पड़ता कि किस तरह से स्टेट्स को मारा जा रहा है। ये तो भला हो कि जो है वो अभी भी पेट्रोल पे वैट मिलता है राज्य सरकार को, इसलिए थोड़ा बहुत उसका काम चल जाता है, वरना तो ये बिल्कुल कंगाल कर दें जो है राज्य सरकारों को। ये है वैल्यू जो है जिसका हनन हो रहा है। फिर संस्थाओं का हनन हो रहा है। मेरा बड़ा विश्वास था रिजर्व बैंक के ऊपर कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने किसी कागज़ पे लिख दिया कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, तो अब वो नोट चाहे 50 साल पुराना हो, अगर रिजर्व बैंक ने जारी किया है और उसके ऊपर दस्तखत है गवर्नर के, तो मैं जब चाहूँ तब बैंक में जाके उसको सामान मिलना चाहिए। नहीं साहब, एक झटके में जो है आपने सारे नोटों को रद्दी कर दिया। ये है मूल्यों का हनन। तो ऐसे तब सिक्युलरिज्म, सत्यानाश हो रहा है सिक्युलरिज्म का, जो है धर्मनिरपेक्षता का, सारा कुछ जो है पूरी तरह ध्रुवीकरण और उसके ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये जो समाज तो जैसा है वैसा ही है, और जाति व्यवस्था न कभी समाप्त होगी, शायद होनी भी नहीं चाहिए कि हर कोई अपने बिलोंगिंगनेस चाहता है, और एक बिलोंगिंगनेस का एक बेसिक माध्यम है जाति जो है। तो क्योंकि वो जन्म से है, धर्म जन्म से नहीं है, तो धर्म की तो स्वतंत्रता है चुनने की, धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं हम। तो ये जो मोटे मोटे वैल्यूज़ हैं जो संविधान में हैं, उनका किस तरह से हनन हो रहा है लगातार, वो शायद ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए, बजाय लोग करोड़ों लोगों की वैल्यू सिस्टम को लेके हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट है ना,
सुप्रीम कई संस्थाएं हैं जो मतलब इसका हमें ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट की अपने एक वैल्यू सिस्टम, शुरुआत झटका उस दिन से लगा था जिस दिन सबसे पहला निर्णय जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया था अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को चुनने का। ट्राई के चेयरमैन थे वो, कभी रूल्स बदल दिए ट्राई के जो है रूल्स बदल के, ट्राई के रूल्स में था कि जो कोई चेयरमैन रहेगा वो फिर कोई लाभ का पद नहीं ले सकता। रूल बदल दिए और उनको अपना वो बनाया। दैट इज वैल्यूज़ का हनन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गवर्नर बना दिया, ये है वैल्यूज़ का हनन। और वो जज साहब भी ऐसे ही हैं जो है कि मतलब स्वीकार कर लिया। तो कुणकी ईडी माउसी, कुणकी ईडी माउसी, कुणका ए भाणेज, कुणकी ईडी माउसी इनका कुण भाणेज, और कुण ने गले लगावसी, कुण से करे परहेज। दोष गिणावें और मैं घन घालें घमस्याण। दोष गिणावें और मैं, किसी में भी देख लो साहब, सब एक दूसरे पे ही मैं मेरी 3 उंगली नहीं देख रहा, आपको एक ही उंगली दिखा रहा हूँ। दोष गिणावें और मैं घन घालें घमस्याण, और खुद को दामन साफ छे घना दें प्रमाण। खूब प्रमाण देते हैं मैं बहुत साफ हूँ। अब गांधी जी के बारे में खूब करते हैं। गांधी जी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है और वो इसी से संबंधित है, पराभव के हिसाब से। गांधी बाबो मिलो टहल तो, गांधी बाबो मिलो टहल तो, भावुक राजघाट पे, और मन में मोटा बोझ उठाया, आधो झुक्यो झुक्यो सो। गांधी बाबू मिलो टहल तो, भावुक राजघाट पे, बदलो बदलो उनको दर्शन, बदलो बदलो उनको दर्शन, धूल हुयो इतिहास, बदलो बदलो उनको दर्शन, धूल हुयो इतिहास। छोड़ गयो छो चरखा पूर्णी धुनकी धुनी कपास, और रेशम लिपटा आश्रमवासी, रेशम लिपटा आश्रमवासी, चहक्यो भलो भलो शो। आज मेरे ख्याल से वो बदल गई, उनका खद्दर कोई नहीं पहनता। कोई कौन उनके फॉलोअर हैं जो मेरे ख्याल से वो आश्रम में रहने वाले भी, वो भी नहीं पहनते। वो भी बहुत बढ़िया वाली खादी पहनते हैं। और लेके हाथ लुखाटी लेके हाथ लाकड़ी बाबो, डूबियो गहरी सोच, और नेहरू जी क्यों बोल रिया छा, मन बाणी घन लोच। आपस में जैसे नेहरू जी से मिले तब। लेके हाथ लाकड़ी बाबो, डूबियो गहरी सोच, नेहरू जी क्यों बोल रिया छा, मन बाणी घन लोच। राम राज को सपनों का पे, दिखे लुट्यो लुट्यो शो, और गांधी बाबू मिलो टहल तो, भावुक राजघाट पे। और दुखी हृदय सू कोने निकले, रुंध्या गला सू बोल, पानी भरे स्वावलंबन, अब बजे वोट का ढोल। दुखी हृदय से कोने निकले, रुंध्या गला सू बोल, और पानी भरे स्वावलंबन, अब बजे वोट का ढोल। कंक्रीट का जंगल पनप्या, मगरो घुट्यो घुट्यो सो, और गांधी बाबू मिलो टहल तो, राजघाट पे। ये सही है सर कि राजनीति में मूल्यों का अवलंबन हो, क्या कहते हैं, पराभव हो रहा है, नीचे गिर रहे हैं, मूल्य खत्म, अवमूल्यन हो रहा है। पर कारण बहुत सारे हैं, किसी एक को दोष नहीं दिया सकता। जीएसटी आइडिया किसका था, दूसरी पार्टी ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो अब खराब हो गया। जीएसटी में जितना भी रेवेन्यू मिल रहा था उसको प्रोटेक्ट किया गया कुछ सालों के लिए, कंपेंसेशन दिया गया, तो ये नहीं है कंगाल कर दिया। अगर कोई कंगाल सरकार होगी तो निश्चित रूप से उसके लिए ओपीएस और फ्रीबीज जिम्मेदार होंगे। ये मनमोहन सिंह ने भी बोला है और मोंटेक एल सिंह एलोगरिया ने भी बोला है। ओपीएस जिस राज्य ने दे दिया वो डूबेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार अब समय के साथ, जब सबका सरकार में कौन है, हम जैसे लोग ही हैं जो चुन के चले गए। प्रशासन में कौन है, हम लोगों ने जब ज्वाइन किया, सुभाष जी भी करीब करीब उसी समय ज्वाइन किया होगा, 10% बेईमान होते थे। अब 10% ईमानदार ढूंढना मुश्किल है। तो आदमी का जब चरित्र नीचे जा रहा है तो चाहे वो राजनीति में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे जुडिशरी में हो, सभी जगह गिरावट आएगी। अब उसको
आई डोंट नो कैसे उसको संभाला जा सकता है। अगर कोई उस दिशा में है, वो तो सबको पता है, उसको रोकें कैसे, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पे अगर कोई विचार हों मेरे से, मैं डॉक्टर कुसुम हमको मार्गदर्शन करेंगे। संविधान ने अपने देश की व्यवस्था चलाने के लिए 4 स्तंभ बनाए हैं। अगर राजनीति उसका एक स्तंभ है तो बाकी 3 स्तंभ भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो आज की स्थिति है। होता क्या है कि हम एक तरह से एक विचार ड्रिवन हो गए हैं। आज समाचार पत्र में, टीवी में या सोशल मीडिया में कोई न्यूज़ आ गई और हम सारे लोग लाइन लगा करके उस पर कमेंट करना चालू कर देते हैं, और इस कमेंट के पीछे भूल जाते हैं कि जिसने ये बात छेड़ी है या बात चलाई है, जो वाद प्रस्तुत किया है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। आज राजनीति अगर चल रही है तो एक मीडिया मैनेजमेंट से चल रही है, एक 3-4 लोगों का समूह मिलकर के, और किस तरह से अपनी विचारधारा के अनुसार लोगों को आकर्षित करके और वोटों में तब्दील किया जाए, उसके लिए कार्य करते हैं। और हम लोग उस ट्रैप में आकर के और उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि वो पार्टी चाहती है या वो उसका मीडिया हाउस चाहता है। आज अगर हम पराभव की बात करते हैं तो ये पराभव सिर्फ सापेक्षिक है। हमारा देश पिछले 70 सालों में जितना विकास किया है, उसका परिणाम ये है कि आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए हैं, और बड़े विकासशील देश और अन्य देश हमारी तरफ आशा दृष्टि से देखते हैं। तो ये मूल्यों का, मैं कहना चाहूँगा कि एक परिष्करण हुआ है, एक सोफिस्टिकेशन हुआ है। सोफिस्टिकेशन के कारण कि आज हमें दुनिया देखती है। अब हम ये हैं कि हम सिर्फ एक राजनीतिक पराभव के नाम पे जो छोटी मोटी बुराइयां हैं उनको लेकर के और चर्चा करते हैं, उचित है, लेकिन जो 75% से ऊपर नेता हैं जिनकी वजह से राजनीतिक मूल्य टिके हुए हैं और जिनकी वजह से वोट पड़ते हैं, और जिनको अगर आज भी आके खड़े हो जाए हमारे सामने तो हम नतमस्तक होते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स मैं कहूँगा जो हमारी राजनीति में हैं, जिनकी वजह से आज हमको ये चर्चा करनी पड़ रही है। मेरा मानना ये है, आप सभी मेरे से वैसे ज़्यादा उम्र के हैं, कि भाई राजनीति और पराभव ये एक सापेक्षिक चीज़ है। हमें अच्छाई जो हमारी है उसको हाईलाइट करना चाहिए, और बुराई को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसका काम करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि एक विद्वान ब्रिटिश, क्योंकि लोकतंत्र की बात हो रही है, राजनीति का मतलब लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था में राजनीति और उसमें मूल्यों का पराभव। तो एक ने कहा कि पेट्रियटिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। जी, उसने कहा था पेट्रियटिज्म के लिए, सैमुअल जॉनसन ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये कहा कि पॉलिटिक्स इज़ द लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। पिछले दिनों में एक लेख पढ़ रहा था स्टेट्समैन में, उसमें लिखा अगर ये दोनों विद्वान आज होते तो ये कहते कि पॉलिटिक्स इज़ द फर्स्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। कारण ये है, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी आंकड़े बताते हैं लगभग आधे उनके खिलाफ क्रिमिनल, सीरियस किस्म के क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल चार्जेस उनके पास, जो भी हैं, जितने भी एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो कहने का मतलब ऐसे लोग चुन के आ रहे हैं।
तो एक तो क्या है साहब कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था तो अपना ली, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों को हमने आत्मसात नहीं किया, जनता ने नहीं किया। इसलिए जनप्रतिनिधि भी ऐसे चुन के आ रहे हैं आमतौर पर जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति एक कंटेम्प्ट है, बल्कि उल्टा है, इज्जत तो है ही नहीं, उन्होंने आत्मसात ही नहीं किया। अब उनके आचरण को देख लीजिए। इसलिए मूल्यों का पराभव होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, चिंता का विषय तो है, लेकिन आश्चर्य अब मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेके यदि पार्टी बदल लेता है सत्ता में रहने के लिए, तो क्या रह जाता है, और जनता फिर उन्हीं लोगों को चुन लेती है। तो यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ जनप्रतिनिधियों के भरोसे यदि छोड़ दी जाएगी तो उसका हश्र यही होगा जो हमारे देश में हो रहा है। और यदि जनता जागरूक न हो और अपनी आवाज़ को संगठित तरीके से व्यवस्था के सामने न रखे, उसमें यदि ये प्रवृत्ति नहीं है और उसमें कुछ त्याग करने का मादा नहीं है, बहुत अब आम तौर पर ये हो गया है कि हमने ढांचा तो लोकतांत्रिक अपना लिया है, लेकिन उसके तो ये जो इसका जो पहरावा है वो तो लोकतांत्रिक है, लेकिन अंदर जो आत्मा है वो सामंती है ना साहब। तो ये है मूल समस्या, और इसका समाधान जैसा जैन साहब कह रहे थे, समाधान यही है कि जनतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समाज को ही ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अब ये कह देना बड़ा अच्छा लगता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एक कोटेशन है, पर पीपल ही पीपल तो हुआ ना। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला सेंटेंस है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यानी ये लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लोक की है, आम व्यक्ति की है जो, और इसलिए ये जो हम लोगों की जो गोष्ठी है इसका महत्व इसी परिप्रेक्ष्य में है। ऐसे बहुत सारे होना चाहिए जो कि अगर विचार ही नहीं होगा। अब व्यवस्था देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य तो बाद की बात, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। मनुष्य, ऐसा लगता है कई बार उसका आचरण देख के, क्या ये मनुष्य है? शायर ने कहा आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वास्तव में क्या हम पीछे जा रहे हैं? क्या हम आदमी से पाशविक जीवन की तरफ जा रहे हैं? 10 लोग मिल के एक आदमी की पब्लिक लिंचिंग कर दें ये कह के कि ये विधर्मी है, हम जा कहाँ रहे हैं, है ना साहब। तो एक तो तंत्र ओरिएंटेड दोष है। हमने अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का वेस्टमिंस्टर मॉडल अडॉप्ट किया। उसकी ख़ास बात यह है कि जो मंत्री है वो जनरलिस्ट होता है, वो विशेषज्ञ नहीं होता है, लेकिन सेक्रेटरी विशेषज्ञ होता है। हमारे यहाँ ये दोष आया कि मंत्री तो जैसा है माशाअल्लाह, सेक्रेटरी भी जनरलिस्ट। आज पशुपालन विभाग का विशेषज्ञ बन जाता है, कल वो वित्त का बन जाता है, परसों शिक्षा का बन जाता है, फिर स्वास्थ्य और संस्कृति का बन जाता है। ये जो 2 लेयर इडियोसिटी है, ये इसका परिणाम है साहब, सही बात है ना साहब। ये तो इसको, एक तो ये नहीं सुधरेगा तो कुछ भी नहीं सुधरेगा, ये निश्चित है। और उसके लिए जनता का दबाव, जैसे होता है ना डेमोक्रेसी में लॉबीज का। अब देखिए आप, कॉरपोरेट सेक्टर की जो लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो जैसा चाहते हैं वैसा नियम बना लेते हैं। हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स, अंग्रेजी में कहें, पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सबसर्विएंट टू द कॉरपोरेट इंटरेस्ट्स। उनके गुलाम हो गए। कहते हैं साहब लोक कल्याणकारी व्यवस्था, ये लोक कल्याणकारी व्यवस्था तो रही नहीं। धीरे अब जहाँ शिक्षा व्यवसाय हो जाए, चिकित्सा व्यवसाय हो जाए, धन पशुओं का बोलबाला हो जाए, तो जो हमारा प्रतिनिधि है वो धन पशुओं का सेवक है, न कि वो जनता का सेवक। और ये सिर्फ हमारे देश की नहीं, ये विश्वव्यापी समस्या है। अमेरिका में भी यही हो रहा है। 200 बड़ी कंपनियां हैं, वो वहाँ की राजनीति को कंट्रोल कर रही हैं। अब ये क्या हो गया है, हिंदुस्तान में नया है। हमारा जो धन पशु है, हमारा जो बड़ा कॉरपोरेट है, अब उसके वैश्विक उसके अभिलाषाएं, उसकी आकांक्षाएं जागृत हो गई हैं
अब उसको ऐसी सरकारें चाहिए, ऐसे राजनीतिज्ञ चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। अभी पिछले दिनों इत्तेफाक से यहाँ की इंडियन बड़े बिग कॉरपोरेशंस के सीईओज़ की एक मीटिंग थी, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। तो साहब वहाँ पर अच्छा ये तो ये होगा कि साहब ये दो बड़ी पार्टियां मिल के सरकार बना लें, शांति बनेगी, है कि नहीं? ये था उसकी ध्वनि। और एक मैं आपको बताऊं, एक बहुत पुराना विश्व युद्ध के आसपास का दुनिया की जो बड़ी कंपनियां थी उनके सीईओज़ की एक मीटिंग हुई थी, उसकी प्रोसीडिंग और उस पर एक कमेटी छपी, उसका नाम ही है मल्टीनेशनल्स, किताब उपलब्ध है वो। उसमें जो की नोट एड्रेस है उसमें वो कहता है सारे सीईओज़ को बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल का मतलब जो एक से अधिक कई देशों में जो व्यापार अपना कर रहे हैं, कि देखो तुम लोगों को एज एग्जीक्यूटिव ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है कि तुम्हारी कंपनी का इंटरेस्ट और जिस देश के तुम सिटीज़न हो उसके इंटरेस्ट को में क्लैश हो रहा है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम्हारी सिटीजनशिप ये तुम्हारी कंपनी है जिसमें तुम नौकरी कर रहे हो, यानी जो राष्ट्रीय हित हैं उनको भी उनकी बलि दे करके कंपनी के हितों का संरक्षण। देखिए हम इस युग में आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर लोग, और सबसे बड़ी आइडियोलॉजी इनकी क्या है? आइडियोलॉजी लेसनेस, विचारधारा विहीनता ही एक विचार बन गई है, विचारधारा, है ना साहब? इसलिए ऐसे में किसी भी तरह के मूल्यों पर आक्रमण जो है बहुत तीखा चल रहा है, चाहे वो मानवीय मूल्य हों, चाहे लोकतांत्रिक। आपने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये कमज़ोरी है कमज़ोरी, है ना, जहाँ बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते, ये है। लेकिन सर्वमान्य है ये कि जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ तमाम कमज़ोरियों और कमियों के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति की अस्मिता के संरक्षण की शपथ ली जाती है। अब ये तो शपथ ले लो संविधान की और अगले दिन से उसके परखचे उड़ाने शुरू कर दो, है साहब, चाहे वो राजनीति में बैठा हुआ हो, चाहे वो जुडिशरी में बैठा हो। अब जुडिशरी में बैठा चीफ जस्टिस, ठीक है, उसने सौदेबाजी कर ली, निर्णय दे दिया, राज्यसभा का मेंबर बन गया। अब ये आम हो गया। हमें एक वकील बता रहा था, सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, कि साहब बेंच बदल गई तो जजमेंट बदल गया, तो बेंच को मैनिपुलेट कर लो। एक वकील साहब ने पूछा, यार इसकी बेंच, इस जज की बेंच में किसकी चलती है? तो किसी ने कहा उस वकील की चलती है। तो यार उससे कहो ना मेरे साथ मिल जाए इस केस में, आधा आधा बांट लेंगे और वहाँ केस प्रेजेंट कर देते हैं। तो जुडिशरी का ये हाल है। तो जहाँ जुडिशरी की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ जाए, जहाँ एग्जीक्यूटिव, देखिए आप एग्जीक्यूटिव मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, लेकिन निर्णय पर जो आदेश है वो सेक्रेटरी जारी करता है, मंत्री नहीं कर सकता, हमारी ये व्यवस्था है। लेकिन सेक्रेटरी खुद अगर बेपिंदी का लोटा है और वो खुद ही ऐसा है कि कहीं और से प्रभावित होके, है ना साहब, और वो निर्णय कर रहा है या मंत्री के माइंड को मैनेज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है कि ऐसे कर लो हुक्म, कुछ आपका भला कुछ मेरा भला, तो क्या है? तो ये लोग मूल्यों, जब तक जनता में लोकतांत्रिक मूल्य आत्मसात नहीं किए जाएंगे तब तक लोकतंत्र नहीं चल सकता। अब इसका अब प्रश्न ये होता है कि लोकतंत्र और उसके मूल्यों में जो गिरावट आती है उसको रोकने का उत्तरदायित्व नेताओं का है या जनता का है, ये एक सवाल। ये सवाल बहुत पुराना है। 2500 साल पहले एरिस्टोटल ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में लिखा कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा डेमागोग्स से होता है। डेमागोग कौन है? जो इमोशनल बातें करते हैं, जो नए नए वादे दिखाते हैं लोगों को और उनकी भावनाओं को अपील करते हैं, न कि उनके विवेक को। क्योंकि एक तो विवेक प्राय बहुत कम पाया जाता है और दूसरा आदमी जो संचालित होता है वो इमोशन से होता है, विवेक से नहीं होता। मोशन जो पैदा करती है ना आप में,
वो इमोशन करती है, विवेक नहीं करता। विवेक तो जजमेंट देता है। तो डेमागोग को से सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र को, और इसलिए ऐसे नेताओं से जनता को सावधान रहना चाहिए जो भावनात्मक अपील करें और विवेक की बात नहीं करें। अब एक उदाहरण छोटा सा जिसमें चाहें तो आप भारत का भी प्रतिबिंब देख सकते हैं, मैं जर्मनी का देता हूँ। जर्मनी एक ऐसा देश है वैज्ञानिकों का, दार्शनिकों का, बड़े बड़े साहित्यिकों का, बहुत ऊंचे लेवल का वहाँ की जनता का स्तर है। लेकिन हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब जर्मनी काफ़ी कुछ बर्बाद हो गया तो वहाँ पर सरकार के प्रति लोगों में असंतोष फैला, और एक हिटलर नाम के व्यक्ति ने उस असंतोष का और हवा दी। और वो डेमागोग था, बहुत अच्छा बोलता था। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ गई और उसने कई तरह के वादे किए, वादों की बौछार, है ना। और कई महान जर्मनी के जो अतीत था, पास्ट की जो ग्लोरी थी, जो काल्पनिक हो सकती है, उसका हवाला दिया कि मैं जर्मनी को उस ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा जिस ऊंचाई पर पहले था, है नहीं। जब मैं सारी दुनिया का उसको श्रेष्ठ विश्वगुरु, इस तरह की बातें करी उसने। तो जनता इतनी मुग्ध हो गई और उसको सर्वोच्च नेता, शासक बना दिया गया। धीरे धीरे उसने क्या किया कि अब हर सरकार को या तानाशाह को एक शत्रु की ज़रूरत होती है जिसकी तरफ वो जनता के क्रोध को डायरेक्ट कर सके। तो उनको एक कम्युनिटी मिल गई जर्मनी में, यहूदियों की, जूस, जो थे तो बेचारे 1%, 1.5% थे। लेकिन ऐसा प्रचार तंत्र चलाया कि हमारी सारी समस्याएं इन जूस की वजह से है। बेरोज़गारी भी है तो इनकी वजह से, गरीबी है तो इनकी वजह से, और जो भी कुछ बीमारियां भी है तो इनकी वजह से। तो सारी जनता पता नहीं किस तरह से उस व्यक्ति के चंगुल में आ गई, हिटलर के, कि उस कम्युनिटी के प्रति क्रोध बढ़ता गया। जबकि दूसरे तो 98% थे और 2% को सारी समस्याओं की जड़ उन्होंने समझ लिया, और वो घृणा बढ़ती गई, लिंचिंग भी होती गई, और अंत में 70 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के जला दिया गया। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब तब चालू हो रहा था, और जब रूस और इंग्लैंड और फ्रांस तीनों ने जर्मनी को पराजित किया, तब जाकर के जर्मनी की जनता की आंखें खुली कि ये क्या हो गया, हमसे इतना अनैतिक काम कैसे हो गया, हम इतने अनैतिक कैसे बन गए। हिटलर ने एक अर्धसैनिक दल भी उसके साथ था, प्राइवेटली खड़ा किया था, ब्राउन शर्ट उसको हम कहते थे। तो वो उनकी यूनिफॉर्म भी अलग होती थी और वो हथियार भी चलाते थे, शस्त्र पूजा भी करते थे, और बड़े हिंसक लोग थे। उनका काम ये था कि दूसरे दलों की सभाओं को डिस्टर्ब करना और हिटलर की सभाओं में ताली बजाना। ये जो है संक्षेप करें। हाँ, तो संक्षेप तो यही है कि ये इस तरह से डेमागोग डेमोक्रेसी को पटरी से उतार देते हैं। हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन आया था और बाद में जो आज़ादी आई, ये विश्व में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, एक अहिंसक क्रांति थी। और मैं तो कहता हूँ मार्क्स की कम्युनिस्ट क्रांति से भी बड़ी क्रांति थी, क्योंकि इसमें अफ्रीका एशिया के देशों को एक संदेश छिपा हुआ था कि भाई एक भारत जैसा एक गरीब और अशिक्षित जनता से भरा हुआ देश भी डेमोक्रेसी भी चल सकता है।
और 1947 से लेके 1900 समझ लीजिए 65 तक या 70 तक ये देश, हमारे देश में लोकतंत्र का स्वर्ण काल था, जब पंडित नेहरू जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री ने भी 5 विपक्षी दल के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। और भारत की लोकसभा में ऐसे डिस्कशन हुआ करते थे कि जिनको आप सीधा बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में भी रख दें तो वो ठीक रहेंगे, इतने संयत और अच्छे। धीरे धीरे पतन तो जब सर्वांगीण होता है, केवल राजनीति में पतन नहीं होता। क्या हमारा साहित्य, जैसे प्रेमचंद ने लिखा उस तरह का साहित्य अब लिखा जा रहा है? क्या हमारी फिल्में जो 50 के दशक में थी, 60 के दशक में थी, क्या वैसी फिल्में आज बन रही है? क्या वैसे फिल्मी गीत आप देखिए, आप चाहे धर्मशास्त्रों को न भी पढ़ें तो उन गीतों को सुन के नैतिकता आप में आ जाएगी। अगर पुराने जो 50 और 60 के दशक के गीत हैं तो वो कला, संगीत, सब दृष्टियों से हमारा लोकतंत्र बहुत ही समृद्ध था। और विचारधारा तो फिर जब धीरे धीरे गिरावट आई तो सभी क्षेत्रों में आई, जैसे धर्म के मामले में लीजिए, अब कहाँ तो विवेकानंद और दयानंद, और कहाँ जो है नाम क्या लिया जाए, जो भी आजकल दिखाई दे रहे हैं चमत्कारी बाबा लोग, इस तरह के लोग जो कई तो जेलों में पड़े और चुनाव के मौके पे उनको छोड़ दिया जाता है, वो प्रचार करेंगे। तो इस तरह से धर्म में गिरावट आ गई। अब धार्मिक होने का मतलब सिर्फ इतना रह गया कि जो दूसरे धर्म के लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा हमले करे, उनकी निंदा करे और लोगों को भड़काए, वो ज़्यादा धार्मिक। तो अब आप देखिए स्वामी विवेकानंद, उनके सत्यार्थ प्रकाश में जो कुछ लिखा हुआ है, आज अगर वैसी पुस्तक कोई लिख दे तो वो मेरे ख्याल से उसको उन्मादित भीड़ जो है उस पर हमला कर देगी और उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी। और विवेकानंद ने, आप तो क्या सोचते होंगे कि भारत का डंका बजाया, लेकिन जो आत्मालोचन किया देश और समाज का, वैसा आत्मालोचन आज संभव नहीं है, अन्यथा स्टेज पर ही पत्थर आ जाएंगे। तो ये जो धीरे धीरे आ गई है इंटॉलरेंस, ये जो है ये हमारे निरंतर पतित होते रहने का सूचक है। अब जब तक जनता में चैतन्य नहीं आएगा, जो कि बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा लंबा काम है, तब तक इस पतन को रोकना मुश्किल है। वो जो पहले का जो स्वर्णकाल था, वो तो स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े बड़े जो लोग थे उस पीढ़ी के, ब्रिटिश टाइम के, उनकी प्रेरणा से, उनके पुण्य प्रताप से वो चला, 10-20 साल वो चला। लेकिन अब वो जनता की अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती और अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए सड़क पर नहीं आती, तो लोकतंत्र की रक्षा करना, नैतिक मूल्यों की रक्षा करना संभव नहीं है। लोकतंत्र की बात जब हम थ्योरेटिकल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चाहे वो संविधान में वी द पीपल हो, चाहे परिभाषाएं करें जनता के द्वारा इस प्रकार की, तो बड़ा अच्छा लगता है। या आप जब भाषण दें नेता लोग, उस भाषण में भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम आपके साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम सबका साथ है ना, ये सब चीज़ें आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पर जब वो सत्ता में आते हैं, ये इससे भारत की बात नहीं कर रहा, सब जगह की बात है, तो वो किसके लिए काम करते हैं? जहाँ हम कहते हैं वी द पीपल या बाय द पीपल फॉर द पीपल, वो फिर हो जाता है 1% है। डेमोक्रेसी इज़ फॉर 1% बाय 1% ऑफ 1%, तब वो नोम चॉम्स्की वाली बात आ जाती है ना। तो ये चाहे अमेरिका में हो, अमेरिका का जैसा आपने बता रहे थे, ये हाल है कि वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर बिल बना के देता है राज्यों को और बिल बिना पढ़े पास हो जाता है। हमारे तो फिर भी चलो थोड़ी बहस हो जाती है, वहाँ तो बिना पढ़े ही पास हो जाता है। तो डेमोक्रेसी के अब जो भी हैं उसकी कमियां हैं, इसको हमें काफ़ी कुछ विवेचन करना होगा। जहाँ तक मूल्यों की बात है,
डेमोक्रेसी में जैसा आप लोगों ने बताया कि मतलब ऐसी संस्थाएं हो जो इन चीज़ों को चेक करें, है ना, ऐसी चेक करने वाली संस्थाएं होती हैं, बनाते हैं, पर वो उनका क्या पतन हो जाता है, जिसका उदाहरण कई लोगों ने दिया, है ना। तो अगर वो संस्थाओं का पतन होता है या पराभव होता है या उसमें गिरावट आती है, तो फिर वो डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है अपने आप। अगर वो संस्थाएं काम करें, हमारे यहाँ नहीं, ऐसी बात नहीं, पहले भी लोग हुए अच्छे जिन्होंने बड़े अच्छे निर्णय लिए, काम किए, तो इस प्रकार से अगर करते रहे हम हमेशा, तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। और एक सबसे बड़ा वो है कि डेमोक्रेसी में नैतिक मूल्यों का संरक्षण करने के लिए या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक नेतृत्व की ज़रूरत होती है। आज हमारे पास लीडरशिप नहीं है, आज हमारे पास मतलब राजनीतिज्ञ तो हैं जो आपको कुछ कहेंगे, आपको गाली देंगे, खुद को कहेंगे मुझे गालियाँ हैं, है ना, ये सब बातें करेंगे, किंतु देश को कहाँ ले जाना है, वो विज़न जो है, वो विज़न होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो विज़न है तो आप देश को आगे की ओर ले जाते हो, है ना। मैं मानता हूँ कि गांधी में वो विज़न था, पूरे विश्व के लिए था वो, ना सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए। तो आप पुराना इतिहास देख लीजिए, परिवर्तन आए हैं बहुत बड़े नेतृत्व के कारण। हम हिंदू लोग पहले यज्ञों में खूब गाय काटते थे, घोड़ा काटते थे, क्या क्या काट के डालते थे, किंतु गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के आने के बाद हमने वो परिवर्तन किए, है ना, जैसा आपने और बताया। इस प्रकार परिवर्तन आते हैं, एक ऐसा नेतृत्व हो जो आपको आगे ले जा सके, और नहीं ले जा सकेगा तो हम तो चूँकि हज़ारों साल गुलाम रहे हैं, हमारी तो आदत पड़ी है खम्मा अंदाता घनी खम्मा करने की, तो आज भी वो करेंगे, आज भी कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और करते रहेंगे, है ना, चाहे कुछ हो। तो इसलिए नेतृत्व तो बहुत ज़रूरी है जो देश को आगे बढ़ाए। और एक सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने कहा था कि जनता को ही उठना पड़ेगा, है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, वो ज़रूरी है, पर कौन उछालेगा? वो कोई नहीं उछालता, कोई उछालेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं मानता हूँ कि शिक्षा में सुधार बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में साइंटिफिक सोच की बात अगर हम कर सकते हैं, इसकी नींव डाली जा सकती है, तो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हमेशा जो भी परिवर्तन आएगा वो अगली पीढ़ी करेगी, आप और हम नहीं करेंगे। हम तो बात कर सकेंगे, किंतु परिवर्तन वही करेंगे, हैं। आप देख लीजिए, हिजाब को लेके ईरान में अगर विद्रोह हो सकता है, तो कमाल की बात। तो इस प्रकार से परिवर्तन नई पीढ़ी करेगी, तो उसको हम इतना सक्षम बनाए, इतना इनोवेटिव बनाए, इतना साइंटिफिक टेम्पर का बनाए, तो आने वाला समय सुधर सकता है। पर होता क्या है कि कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कहीं की भी हो, वो चाहेगी कि जनता दबी कुचली रहे, दबी रहे, और जब तक दबी रहेगी तब तक उनका शासन चलता रहेगा। वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वो कोई सुधार नहीं करते। जैसे आपने कहा शिक्षा और मेडिकल में हमने ठेके दे दिए हैं, ठेके पे पद्धति उठ गई है, वो ख़त्म हो गया सारा। तो उन बातों पे अगर आप फोकस करोगे तो फिर उससे क्या होता है कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ख़तरा हो जाता है कि अगर इस प्रकार के लोग पैदा हो जाएंगे, जो आपके नचिकेता जैसे लोग पैदा हो जाएंगे, तो संकट आ जाएगा। सुकरात जैसे लोग आ जाएं, कबीर जैसे लोग आ जाएं, किसी को पसंद नहीं होते। किसी को सुकरात पसंद नहीं, किसी को नचिकेता पसंद नहीं है, क्योंकि बेकार के प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे बेकार के प्रश्न पूछने वालों को हम एनकरेज नहीं करते हैं, और सिर्फ हमारे कुछ लोगों के इंटरेस्ट है उनका संरक्षण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा में सुधार, मैं मानता हूँ कि अगर आपको नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाना है तो उनका करना बहुत ज़रूरी है। अभी कैसे हो, क्या हो, ये सोचने की बात है। जनता को जगाना कैसे हो बहुत ज़रूरी है। वरना हमारे देश की जनता तो बहुत सोती रही है और भी सोएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई ना बोए हमें कहानी, हम तो मंथरा हैं, दासी रहेंगे तो रहेंगे, कहाँ संकट है। मतलब इसलिए मंथन किया जाए कि कैसे मतलब इस देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए और समाज को उठाया जाए। समाज को आगे बढ़ाना सिर्फ ये नहीं कि उसके हाथ में पैसे आ गए, वो पैसे दे दिया आपने और या हमारी संपदा बढ़ गई, उससे नहीं होता। समाज आगे बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़े,
ये तय करनी लगता है कि आज की चर्चा से हमारी चिंता तो बहुत गंभीर है, चिंता गंभीर है और चिंतन भी समृद्ध है। चिंता और चिंतन दोनों ठीक है, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि समस्या कुछ ऐसी दुर्दांत लगती है कि बातचीत से लगती है कि शायद ये लगभग असमाधेय है। असमाधेय तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये समस्या बहुत दुर्दांत है और दुर्धर्ष है और इसका कोई समाधान संभव नहीं है, अगर ऐसा हम कहेंगे तो शायद लोकतंत्र में हमारी अनास्था आस्था नहीं रहेगा। अब रही बात, हमारे प्रिय जैन साहब ने कहा था साहब, देखिए दो बातें हैं, या तो हम व्यक्ति को दर्शन के रास्ते से बदलें, जो बहुत बड़ा दीर्घ सूत्री कार्यक्रम है, व्यक्ति नहीं बदलेगा, बहुत लंबा लॉन्ग टर्म नहीं बदलेगा, बहुत लंबे, बल्कि वो बिगड़ने में जितना समय लगा उससे ज़्यादा सहस्त्र गुणा सुधरेगा, ऐसी अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो फितरत बन चुकी है, सब जानते हैं, उस पर चर्चा करना बेकार है। अब हमें एक ऐसे मार्ग की तलाश है और होनी चाहिए तलाश कि हमारे दीर्घ सूत्रता के कारण न होकर के हम कुछ इस प्रकार के विकल्प ढूंढें जहाँ पर कि हमें ये तात्कालिक जो परेशानियाँ आ रही हैं उस तात्कालिक परेशानियों से हमें मुक्ति मिले। बड़ी अच्छी बात आई थी कि भाई ये शिक्षा में सुधार होना चाहिए और ये सब बात होना चाहिए। मेरा पहला भी यही मानना था कि हमारे यहाँ लोक शक्ति शब्द का प्रयोग मैं कई वर्षों से करता आ रहा हूँ। अगर लोक शक्ति हमारे देश में जागरूक हो जाए, चैतन्य उसमें आ जाए, लेकिन जो ये बहुत बड़ा यदि है, जो इफ है, ये सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट अगर है कि आ जाए, कैसे आ जाए? अभी चर्चा हुई कि साहब लोकतंत्र में ये दोष हैं, इसके ये चीज़ है, बिल्कुल ठीक, सब जानते हैं, और इसकी चर्चा हम समझते हैं कि कई गोष्ठियों में हेर फेर से होती रही। हमारी ही गोष्ठियों में ये सब राजनीति और ये सब चीज़ सब जानते हैं कि यह सब चीज़ खराब है, लेकिन बुद्धिजीवियों को भी बीच में लिया गया, बुद्धिजीवियों की निरपेक्षता, बुद्धिजीवियों की असंलग्नता, उदासीनता, ये सभी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, तो इन पर भी हम शायद अपने लिए ही शायद वो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जनमानस को, या जो लोकतंत्र का मूलाधार है, व्यक्ति है या जो भी वोट देता है, उसकी मानसिकता या उसके मनोवृत्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से कैसे बदली है। व्यक्तिगत रूप से तो ठीक है, आप कक्षाएं लगा दीजिए, प्रौढ़ लगा दीजिए, सब लोग वो कहते हाँ साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया, लोकतंत्र बहुत अच्छा होता, मैं ये करूँगा और ये करूँगा। लेकिन जहाँ पर कि देखिए ये कोई राष्ट्र या देश कोई रेजिमेंट नहीं होता है कि आप किसी से कह रहे कि आप अटेंशन में खड़े हो जाइए और सावधान में खड़े हो जाइए। इसमें जनमानस को तैयार करना पड़ता है। ये जनमानस को तैयार करना अब कौन करे? जो लोग सत्ता पीठ के आसपास परिक्रमा लगाने के इच्छुक हैं और लगा रहे हैं सत्य पीठ के आसपास, वो तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में समष्टि तो है ही नहीं, उनकी दृष्टि में तो व्यष्टि है जो स्वकेंद्रित है, और जो स्वकेंद्रित हो जाता है और उसके मूल्य क्यों बदलते हैं? स्वकेंद्र सदैव भौतिकता की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। जहाँ भौतिकता उसके पक्ष में होती है, आप ये मान के चलिए, कहीं मैं पढ़ रहा था कि जहाँ पर वेयर मेटेरियलिज्म एडवांसेस कल्चर एंड सिविलाइजेशन आर ऑन डिक्लाइन, जहाँ पर भौतिकता हावी हो जाती है वहाँ पर सभ्यता और संस्कृति सदैव प्रभावित हो जाती है। और सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन वो है जो है, सिविलाइजेशन इज दैट वी हैव एंड कल्चर इज दैट वी आर। ये फर्क है। आप देखिए कि सिविलाइजेशन, हम सिविलाइज हो रहे हैं, हो गए, बहुत सिविलाइज हो गए, बड़े बड़े क्षेत्रों में हो गए, सब हो गए, लेकिन सुसंस्कृत कैसे? ये सुसंस्कृत होना, मैंने फिर वही बात कही थी कि हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का समाधान अगर कहीं निकलेगा तो निकलेगा हमारे दर्शन के रास्ते से,
व्यवहारिक ढंग से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक ढंग ये इतना दुष्चक्र है कि इस दुष्चक्र से चाहते हुए भी निकल पाते, क्योंकि ये दुष्चक्र हमको कभी भी परार्थ की तरफ नहीं ले जाता। ये परार्थ की तरफ नहीं ले जाता हमको। अगर परार्थ की तरफ जावे तब तो ये समस्या ही नहीं आई। अरे जहाँ पर ये स्वार्थ हो और परार्थ की बात ही कोई नहीं सोचे, तो वहाँ पर तो फिर ये मूल्यों का पराभव होगा ही। और अभी जो बात कही थी हमारे सुधांशु जी ने मानव मूल्यों की और लोकतांत्रिक मूल्यों की, मैं मान कर चलता हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्य भी कुछ नहीं है, वो भी मानवीय मूल्यों की रूपांतरण है। बिल्कुल, तो उन्हीं को तो हमारे सब बात है, वो अलग क्या है, लेकिन मानवीय मूल्य किसने गिरे हैं ये तो हम सब जानते हैं। दूसरी बात एक ऐसा वर्ग भी है जो ये सोच रहा है, बड़ा सुनिश्चित है कि हमारे मूल्य हमको क्या देंगे। मानवीय मूल्य तो उन लोगों के लिए है जो व्याख्याता है, जो करते हैं, वो ये करते हैं, हमारे से क्या काम चलेगा। और हमने मानवीय मूल्यों के रक्षकों को देखा है, वो इतने ज़्यादा विपन्न, इतने ज़्यादा दयनीय हैं। इन मानवीय मूल्यों को मारने के को अनुसरण करके हमें क्या मिलेगा? हमें तो उनको लेना चाहिए जो कि एक धनतंत्र के रास्ते से, बलतंत्र के रास्ते से, छद्म के रास्ते से शक्तिपीठ के आसपास पहुंच जाते हैं। वो हमारे आराध्य होने चाहिए, वो हमारे आदर्श होने चाहिए। तो जब ये उसके मन में ये जम जाए तो फिर मूल्यों को लेकर क्या करे, वो कह जब मूल्य लीजिए। मूल्य तो ठीक है, हमारे प्रवचनकर्ता, धर्मशास्त्री, धर्मोपदेशक, शिक्षक, व्याख्याता, प्राध्यापक, उनके लिए ठीक है। बाकी तो ये पराभव वाली बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, मूल्यों की पराभव, ये मैं कोई इनक्योरेबली ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि मैं कोई इनक्योरेबली ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, करते रहने चाहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि जिस दुष्चक्र में हम फंसे हैं, चाहे वो यहाँ पर कोई पक्षधरता की बात नहीं है कि कहाँ से ये काम खराब शुरू हुआ, इसकी बात नहीं है। बात केवल ये है कि जहाँ से भी चला और जहाँ से पहले चला था, वो हमारे ऐसे स्वप्न थे जिन सपनों को आँखों में तैराना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा हमारे देश की आज़ादी का संग्राम चल नहीं पाता। लेकिन वो आँखों में तैरने वाले हमारे सपने, वो कौन कब ठीक हो पाए, या कर भी पाए या नहीं कर पाए, या लोगों की आंखों के आंसू पुछवाए, इसकी चिंता ना हो करके धीरे धीरे होता चला गया। तो मेरा तो निवेदन यही है कि हमारी जो गोष्ठी होती है, अभी आपने कहा था कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, निश्चित रूप से हमारे फारूक साहब हैं और ये सब लोग कोशिश करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बात अखबारों को या जिन अखबारों में छपते हैं लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन इम्पैक्ट वाली जो बात कही थी वो बात में अच्छी थी। इम्पैक्ट कैसे हो, क्या हम कोई ऐसा प्रतिवेदन तैयार करें या कहाँ पर भेजें, क्या करें, किसको करें या किसको बांटें, ये हम सब लोगों के सोचने की बात है। अगर आपने सरकार को भेज भी दिया तो वहाँ पर क्या सुनवाई होगी या नहीं होगी, या मुक्त मंच की आप समझिए कि एक कॉपी हम DPR को भेजते हैं। DPR तो हाँ, ये भी ठीक है। तो क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, और अभी जो बात आ रही थी सब लोग संग तो चाहिए, और वो अभी जो अरुण जी ने कहा था कि पत्थर तो उछालो यारो, तो पत्थर तो यहाँ उछालते रहते हैं हम। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो कहता हूँ कि पक गई हैं आदतें, बातों से सर होंगी नहीं, और कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। आप ये बातें ऐसे नहीं, हंगामा और फिर सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद ही, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।